फौज का एक नाइक वर्दी पहने थाने में मेरे पास आया। उसने अपना नाम मोहन कुमार बताया और नाम बताने के साथ ये भी कहा कि मैं राजपूत हूँ। उसने अपनी ज़ात इसलिए बताई थी कि मैं उसके रूप में आ जाऊँ। वो जंग अजीम का ज़माना था। जंग ख़त्म हुए 3-4 महीने हो गए थे। मोहन कुमार एक टांग खींच कर चलता था। इसको एक गोली घुटने के जोड़ में लगी थी, इसलिए वो टांग पूरी तरह नहीं हिला सकता था। वो अपने सगे चचा और उसके बेटे के खिलाफ बड़ा ही संगीन पर्चा दर्ज करवाने आया था। उसने अपनी बड़ी ही लंबी कहानी सुनाई, जिसको वो अपना बयान कहता था, लेकिन ये एक इबरतनाक कहानी थी। वो नंदीगढ़ से 1.5-2 मील दूर एक गांव का रहने वाला था। वहाँ उसके बाप की ज़मीन थी। नंदीगढ़ में 2 दुकानें थीं जो किराए पर चढ़ी हुई थीं। मोहन कुमार की उम्र 12-13 साल की थी और उस वक्त उसका बाप मर गया। उसकी सिर्फ एक ही बहन थी जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 9 साल थी। बस यही बाप की औलाद थी। माँ ने दोनों को ज़मीन की आमदनी और दुकानों के किराए पर बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा। मोहन कुमार के सर पर बाप का साया नहीं था, फिर आमदनी भी बहुत थी, इसलिए वो ख़राब हो गया। उसकी उम्र 16 साल हुई तो माँ भी मर गई। उसकी बहन अब सिर्फ 13 साल की थी। मोहन कुमार ने बहन का बहुत ख्याल रखा, लेकिन खुद ख़राब हो गया। उसको खाने उड़ाने वाले दोस्त मिल गए। नंदीगढ़ के भी 2-3 दोस्त शामिल हो गए। इन सब ने उसको शहजादा बनाकर उसको खाना शुरू कर दिया। ये सब के सब राजपूतों के लड़के थे। उन्होंने मोहन कुमार को पहले शराब पिलाई और जब नशा उसके दिमाग में समा गया तो उन्होंने शराबखोरी को आदत बना लिया। उसके दोस्त उससे अब शराब पीने लगे। शराब अंदर चली जाए तो इंसान में हरेप पैदा हो जाता है। दोस्तों ने उसको जुए का चस्का डाल दिया। इंसान अगर हार जीत के चक्कर में आ जाए तो वहाँ से उसका निकलना मुमकिन नहीं रहता। वो आगे ही जाता है, पीछे नहीं आता। फिर मोहन कुमार ने औरतों का भी शिकार शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले माँ के सोने के जेवरात पर हाथ साफ किया। कुछ जुए में गंवाए और कुछ 2 जवान औरतों को तोहफे में दिए। तवाइफबाजी भी शुरू हो गई। दोस्त उसे राजकुमार कहते थे, जिस तरह हम किसी को शहजादा कहते हैं। बड़ों ने उसको रोका टोका। उसके बाप की शराफत की बाबत भी बताया कि वो बहुत शरीफ आदमी था, लेकिन वो गुंडा बदमाश बन गया था। इसलिए बड़ों ने उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए रोकना टोकना बंद कर दिया। जुएबाजी, शराबखोरी और दूसरी बदकारियों में बदमस्त होकर उसने अपनी बहन का भी बहुत ख्याल रखा। उसको घर में नौकरानी रख कर दी और उसको बहुत अच्छे कपड़े सिलवा कर देता था और उसके साथ बहुत प्यार करता। दोस्तों ने मोहन कुमार को राजकुमार बनाकर बहुत ऐश की। वो ज़मीन के टुकड़े बेचने लगा। सारी ज़मीनें बिक गईं। पीछे नंदीगढ़ में 2 दुकानें रह गईं। एक रोज़ उसने किसी की जवान बेटी को खेतों में ज़बरदस्ती पकड़ लिया। लड़की उसका मुकाबला ना कर सकी। मोहन कुमार जीत गया, लेकिन लड़की रोती चिल्लाती हुई अपने घर पर गई और उसके घर के आदमी मोहन कुमार को कत्ल करने के लिए निकल खड़े हुए। वो भी घर नहीं पहुंचा था। उसको एक दोस्त ने कहीं से ढूंढकर बताया कि वो घर पर ना जाए, वरना लड़की वाले उसको जान से मार डालेंगे। उसको अपनी जान से ज़्यादा अपनी बहन का गम था। उसको डर था कि वो लोग उसकी बहन से भी यही बदला लेंगे, जो बहुत बुरा होगा। उसने गौर किया कि उसकी हमारी हालत है कैसी। उसको याद आया कि वो तो कंगाल हो चुका है। ज़मीन फरोख्त हो गई थी। जेवरात ऐश में उड़ गए थे। गांव वाला मकान भी अपना नहीं रह गया था। इसलिए उसकी रजिस्ट्री साहूकार के पास रखवाकर उससे कर्ज लिया और साहूकार ने उसे एक सादा कागज़ पर अंगूठा लगवाया। पीछे 2 दुकानें रह गई थी। उसमें इतनी अकल तो बहरहाल रह गई थी कि उसने दुकानें अपनी बहन के लिए रख छोड़ी। शाम के बाद अंधेरा हो गया तो वो अपने एक दोस्त के घर गया और उसको कहा कि वो उसकी बहन के सर पर हाथ रख दे। दोस्त ने साफ जवाब दे दिया। वो दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने भी उसको टरखा दिया। दोस्तों को पता चल गया था कि ये शख्स अब खाली हो चुका है और अब मदद मांगता है। मोहन कुमार की आंखें खुल गईं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। गांव में सब लोग सो गए तो वो अपने घर जा रहा था। उसको चौकीदार मिल गया। उसने मोहन कुमार को बताया कि लड़की वाले उसको ढूंढते फिर रहे हैं। वो कहते थे कि मोहन कुमार ना मिला तो वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवेंगे। मोहन कुमार जल्दी से अपने घर गया। उसकी बहन को उसके करतूत का पता चल गया था। वो रो रही थी। मोहन कुमार को उसने कहा कि वो कहीं पर भाग जाए, नहीं तो लड़की वाले उसको कत्ल कर देंगे। बहन को इसका इतना ज़्यादा ख्याल था कि उसको अकेला छोड़कर जाना उसको किसी सूरत गवारा नहीं था। उसने घर में जो भी कीमती चीज़ देखी और बहन के सारे कपड़े वगैरह एक संदूक में डाले,
संदूक सर पर उठाया, बहन को साथ लिया। चौकीदार भी उसका यार था, उसने उसकी मदद हासिल की। संदूक बारी बारी दोनों ने सर पर उठाया और नंदी घर पहुंचा दिया। नंदी घर में मोहन कुमार का चचा रहता था। मेरी डायरी में उसका नाम हरकृष्ण लाल लिखा हुआ था। ये शख्स नंदीगढ़ में आरती था। उसने भी 3-4 दफ़ा मोहन कुमार को कहा था कि वो बदमाशी और अयाशी को छोड़ दे और बाप दादा की जायदाद को नीलाम ना करे, लेकिन मोहन कुमार ने किसी की भी नास मानी थी। अब मोहन कुमार को इस हालत में अपने चचा के पास गया कि टोटली कंगाल हो चुका था। वो जुर्म करके आया था और अब मफरूल भी था। दोस्त यार खा पी कर मुँह फेर गए थे। चचा के घर वाले सोए हुए थे। मोहन कुमार ने दरवाज़ा खटखटाया। उसके चचा का बेटा जगदेव बाहर आया। जगदेव उससे 1-1.5 साल छोटा था। वो मोहन कुमार और उसकी बहन को देखकर बहुत हैरान हुआ। दोनों को अंदर ले गया। चचा जागा तो मोहन कुमार उसके पाँवों पर गिर पड़ा। रोते हुए उसने कहा, चचा मैंने तुम्हारी नसीहत नहीं मानी थी, इसीलिए आज ये सज़ा लेकर तुम्हारे कदमों में आया हूँ। मुझको अब धुतकार न देना, तुम्हारे भाई का बेटा हूँ मैं, और जो मासूम लड़की तुम्हारे भाई की बेटी, इसकी इज्जत का मामला है। उसने चचा को सारा वाक़या कह सुनाया और फिर कहा कि चचा मैं पापी हूँ, तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा। मैंने सोच लिया है कि मैं अब किधर को जाऊँगा। मैं उस वक्त वापिस आऊँगा जब इधर के लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चचा ने अपनी भतीजी को देखा तो उसका दिल मोम हो गया। लड़की का नाम मालती था। चचा ने लड़की को अपने पास रख लिया। मोहन कुमार को उसने नहीं कहा कि वो उसके घर में रहे। मोहन कुमार ने अपनी बहन के सर पर हाथ फेरा और बहन को रोता हुआ छोड़कर चला गया। जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। हिंदुस्तानियों की किस्मत चमक पड़ी। फौज में भर्ती इतनी आम हो गई थी कि छोटे छोटे जिस्मानी नुक्स वाले को भी भर्ती कर लिया जाता। मुल्क में कारोबार भी खुल गया। मोहन कुमार रात को ही नंदी घर से निकल गया और अगले रोज भरतपुर के डाक बंगले में जाकर फौज में भर्ती हो गया। भर्ती करने वाले डाक बंगलों में चंद दिनों के लिए आए हुए थे और भेड़ बकरियों की तरह देहातियों को भर्ती करते चले जा रहे थे। मोहन कुमार भी सिपाही बनकर चला गया। राजपूत लड़ाका कौम थी, इसलिए अंग्रेज इस कौम को बहुत पसंद करते थे। मोहन कुमार को ट्रेनिंग के बाद उस पलटन में भेजा गया जो बर्मा के महाज पर थी। उस वक्त फौजी अपनी तनख्वाहें अपने घर के किसी फर्द के नाम लिखवा देते थे। तनख्वाह उस फर्द को हर महीने घर पर मिल जाती। महाजों पर फौजी को पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी। मोहन कुमार की तनख्वाह उसकी बहन को मिलती। उसके ख़त आते थे, लेकिन वो अपना एड्रेस नहीं लिखता था। वो डरता था कि वो जो जुर्म करके भागा है उस पर पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके पास आ जाएगी। उसने आखिरकार 3 साल बाद अपना एड्रेस लिखा। उस पर उसको अपनी बहन मालती का ख़त मिला। उसने भाई को लिखा कि चचा कहता है कि दोनों दुकानें जो किराए पर चढ़ी हुई हैं वो बेच देते हैं, इसलिए कि ये रकम सब कारोबार में लगा देंगे और ये सब मालती के वास्ते होगा। मालती ने इसको ये भी लिखा कि जिस लड़की पर उसने जुर्म किया था उसके घर वालों ने पुलिस में पर्चा दर्ज नहीं करवाया और वो चुप हो गए थे। मालती ने एक और बात भी इसको लिखी। उसका मोहन कुमार को कुछ फिक्र हुई। उसके चचा का एक ही बेटा था जगदेव। उसको बाप ने शहजादों की तरह पाला था और बेटा ख़राब हो गया। मालती ने ख़त में लिखा कि जगदेव उसके साथ बहुत ही प्यार भरा सलूक करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। मोहन कुमार को ये बात पसंद न आई, इसलिए कि इस नौजवान जगदेश की बाबत उसको मालूम था कि ये ठीक ठाक चलन का नहीं है। उसने 15 साल की उम्र में ही जवान लड़कियों के पीछे फिरना और उनको खाना पिलाना शुरू कर दिया था। मोहन कुमार मालती को ऐसी बात लिखने से डरता था कि जगदेव से बचकर रहे, इसलिए कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। ख़त किसी से पढ़वाती थी। फिर इसको चचा का ख़त मिला जिसमें उसने लिखा था कि वो उसकी दुकानें बेचकर मालती के नाम से कारोबार करना चाहता है, इसलिए मोहन कुमार इसको मुख्तारनामा लिखकर भेज दे। वो मोहन कुमार के नाम पर दुकानें बेच सकता है। मोहन कुमार ने मुख्तारनामे पर दस्तखत कमेटी कमांडर भेज दिया। जंग में फौजी मक्खियों की तरह मरते थे, इसलिए तरक्की भी जल्दी मिलती थी। मोहन कुमार को भी तरक्की मिल गई। वो जंग के आखिरी दिनों में नायक हो गया। बर्मा फ्रंट से जापान की फ़ौज भाग रही थी, इसलिए ये फ्रंट ख़तरनाक नहीं रह गया था। लेकिन एक रात मोहन कुमार रात की पेट्रोल पार्टी लेकर आगे गया तो उस पर फायरिंग हो गई। एक गोली मोहन कुमार के घुटने में लगी। उसको उठाकर पीछे लेकर आए। ज़ख्म बहुत बड़ा था
उसको पीछे कलकत्ता के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। उसने अपने चचा को इस अस्पताल का पता लिखा। उसका जख्म ठीक हो गया, लेकिन टांग में खिंचाव पैदा हो गया, इसलिए वो फौज में अब नौकरी के काबिल ना रहा। ऐसे फौजियों की बाबत फैसला करने के लिए मेडिकल बोर्ड बैठा करता था। मोहन कुमार का भी बोर्ड हुआ और उसको फौज के लिए अनफिट करार दे दिया गया। अंग्रेज जख्मी फौजी पर बहुत मेहरबानी करते थे, बहुत रुपया पैसा देते। सर्विस ज़्यादा होती तो मेडिकल पेंशन भी देते थे, जो आम पेंशन से ज़्यादा होती। मोहन कुमार ने मुझको बताया कि वो महसूस कर रहा था कि मालती का खत बड़े अरसे से नहीं आया। अस्पताल में वो 4 महीनों से था। आखिर उसे मालती का खत मिल गया। इस खत से मोहन कुमार का खून गर्म हो गया, इसलिए कि उसकी बहन ने उसको बातें ही ऐसी लिखी थी। एक ये थी कि उसके चचा ने उसकी दोनों दुकानें बेच दी और 4-5 महीनों बाद मालती को खबर सुनाई कि उसने दुकानों की कीमत से जो कारोबार शुरू किया था उसमें बहुत नुकसान हुआ है और सारी की सारी रकम डूब गई है। दूसरी खबर चचा के बेटे जगदेव की बाबत थी। वो मालती पर बुरी नज़र रखता था। उसने मालती को ही अपनी नीयत साफ बता दी। मालती ने उसको कहा कि वो उसकी चचाजाद बहन है, लेकिन जगदेव बहुत बुरा आदमी था। उसने कोई शर्म नहीं की। मालती ने लिखा कि उसने जगदेव की माँ को बताया तो माँ ने अपने बेटे से पूछने की बजाय मालती को ही बुरा भला कहने लगी कि वो उसके बेटे को बदनाम करती है। जगदेव ने भी मालती को धमकी दी कि वो उसे अपने घर से निकलवा देगा। चचा को पता चला तो उसने भी मालती को ही डांट डपट दी। 1 महीने बाद मोहन कुमार फौज से फारिग होकर नंदीगढ़ पहुंच गया। उसको सबसे पहले खबर यह सुनाई गई कि 15-20 दिन गुजरे। मालती उसके चचा के एक मुसलमान नौकर के साथ घर से भाग गई है। मोहन कुमार ने चचा से पूछा कि उसने नौकर का पीछा किया है, अगर नहीं किया तो पुलिस को रिपोर्ट दी है। चचा ने नौकर का पीछा भी नहीं किया था और उसने रिपोर्ट भी नहीं दी थी। थाने रिपोर्ट जाकर क्यों नहीं दर्ज करवाई? तुम्हारी बहन खुद उसके साथ गई है, चचा ने उसको टिकाकर जवाब दिया। अगर वो अगवा हुई होती तो मैं सारा ही थाना इस आदमी के पीछे लगा देता, लेकिन तुम्हारी बहन आवारा हो गई थी, उसका चाल चलन बहुत ख़राब हो गया था। उसने मेरे बेटे जगदेव को भी फांसने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आया। इसलिए तुम्हारी बहन ने इसको बदनाम करना शुरू कर दिया कि वो उसको छेड़ता है। तुम्हारी बहन को तो ये भी शर्म नहीं आई कि जगदेव उसका भाई है। मेरा नौकर हैदर खान था, मुझको उस पर इतना एतबार था कि वो मेरे घर भी आता था। खूबसूरत और दिलेर जवान है, इसलिए मुझको किसी का डर और ख़तरा नहीं होता था। मुझको लोगों ने बताया था कि मालती हैदर खान के साथ मिलती है और दोनों को खट्टे बाहर भी देखा गया है। मैंने हैदर खान से पूछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि मालती उसका पीछा नहीं छोड़ती और कहती है कि मुझसे अलग हो गए तो मैं चचा को कहूँगी कि तुम मुझे छेड़ते हो और बुरी बुरी बातें करते हो। मैंने मालती को डांटा और धुपका भी मारा और हैदर खान को भी गालिम गलौज की। दोनों ही दुबक गए, लेकिन तीसरे चौथे रोज़ दोनों गायब हो गए। मैं अगर शोर मचाने थाने जाता तो अपनी ही बेइज्जती थी, वो अपनी ही मर्जी से गई है। मोहन कुमार ने चचा से पूछा कि उसने उसकी दुकानें बेचकर किस कारोबार में पैसा लगाया था। चचा ने उसे बताया कि कारोबार शुरू किया था और घाटा किस तरह हुआ। मोहन कुमार ने सारी बात सुनकर चचा को कहा कि कारोबार तो आपने किया था, मालती ने नहीं, इसलिए ये नुकसान आपका है, मेरा नहीं, मुझको रकम दें। दरअसल मोहन कुमार को शक हो गया था कि उसके चचा ने कोई कारोबार नहीं किया और वो दुकानों की कीमत वसूल करके खा गया है। मोहन कुमार ये बात भी मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बहन का चाल चलन खराब हो गया था और वो मुसलमान मुलाजिम के साथ भाग गई है। मेरे पास तो अभी कोई सबूत नहीं आया था कि मालती नाम की लड़की अच्छे चाल चलन की थी या बुरे चाल चलन की, लेकिन कोई भाई नहीं मानता कि उसकी बहन का चाल चलन ख़राब है और यही हाल मोहन कुमार का था। बातें करते करते उसका हाल ज़्यादा ख़राब हो गया। पाप मेरे पास थे और सज़ा मेरी बहन को मिली, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आकर कहने लगा, अब मैं पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। उसने बाप दादा की जायदाद शराब और औरत में डुबो दी और दोस्त खा पी कर बैठ गए। मैंने बहन की इज्जत की खातिर उसे अपने चचा के हवाले किया, लेकिन यहाँ उसकी इज्जत भी ना बच सकी। उसका इतना लंबा चौड़ा बयान मेरे लिए इबरतनाक कहानी थी। उसकी कहानी ख़त्म हुई तो मैंने उसे पूछा कि इसकी रिपोर्ट क्या है, क्या वो अपने चचा से अपनी दुकानों की कीमत लेना चाहता है। मेरे चचा ने और उसके बेटे जगदेव ने मेरी बहन को गायब कर दिया है। उसने कहा, मुझे शक है कि जगदेव ने मेरी बहन को कत्ल करवा दिया है। कत्ल की वजह? मैंने पूछा, कत्ल किस बात से किया गया है?
दो वजह हैं, उसने कहा। जगदेव मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था। मेरी बहन ने उसको कबूल नहीं किया। मुझे 16 आने यकीन है कि मेरी बहन ने उसे गालम गलौज की होगी, इसलिए जगदेव ने उसको इधर उधर कर दिया है। यह आपको मालूम करना पड़ेगा कि मेरी बहन जिंदा है या फिर कत्ल हो गई है। तुम कोई सबूत दे सकते हो कि जगदेव मालती के पीछे पड़ा हुआ है और उसने मालती को गायब किया है? मैंने पूछा और उसको बताया, मोहन कुमार, तुमको मालूम हुआ कि जिस शख्स को वो सब लोग कातिल मानते हैं वो अदालत से बरी हो जाता है, इसलिए उसके खिलाफ सबूत कच्चा होता है। उसने जवाब दिया कि वो 3 दिनों से लोगों की बातें सुन रहा है, उसको बड़ा ही पक्का सबूत मिला है। जगदेव बदकार जवान है और बाप का रुपया पैसा अयाशी में बर्बाद कर रहा है। ये ठीक है कि मेरे चचा का मुसलमान मुलाजिम हैदर खान बहुत दिनों से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि मालती उसके साथ चली गई है? मोहन कुमार ने कहा कि उसको ये शक है कि हैदर खान किसी और वजह से चला गया है और उसके चचा हरकिशन लाल ने कह दिया है कि मालती उसके साथ भाग गई है। और मेरी दूसरी रिपोर्ट ये है कि चचा ने मुझे कारोबार और मुनाफे का धोखा देकर मेरी दुकानें बेच डाली हैं, मोहन कुमार ने कहा, और सारी ही रकम हजम कर ली है। मैं मालूम कर चुका हूँ कि उसने कोई कारोबार नहीं किया। बोलते बोलते उसे कुछ याद आ गया। चुप होकर सोचता रहा और फिर कहने लगा, मेरी बहन ने उसको बार बार कहा होगा कि हमारी दुकानों की रकम दे दे, इसलिए मेरे चचा ने यह काम किया कि मेरी बहन को कत्ल करवा दिया। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे चचा ने गायब करवा दिया है, या उसके बेटे जगदेव ने? मैंने कहा। लेकिन मोहन कुमार, अगवा और कत्ल और धोखाधड़ी मामूली जुर्म नहीं होते कि तुमने शक किया और थानेदार उनको फौरन गिरफ्तार कर ले। मैं तुमको बताता हूँ कि इन दोनों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने के लिए गवाह लेकर आओ। मैं भी शहादत और सबूत मालूम करने की कोशिश करूँगा। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उसने कहा, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि मेरे मुकाबले में पुलिस इंस्पेक्टर की कोई पोजीशन नहीं। मैं फ़ौज में हूँ। अगर आप मेरी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं ऊपर रिपोर्ट लिखूँगा और ये बात आपके लिए ठीक नहीं होगी। वो इसीलिए वर्दी पहनकर आया है ताकि मैं उसके रोब के नीचे आ जाऊँ। उसने मुझ पर ठीक रोब डाला था। जंग अजीम में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी फ़ौजियों का दर्जा बहुत ऊंचा कर दिया था। थानेदारों और तहसीलदारों को हुक्म मिला था कि वो अपने इलाके के फ़ौजियों का ख़ास ख्याल रखें और इनको कोई भी तकलीफ़ हो तो फ़ौरन तकलीफ़ ख़त्म करें। मोहन कुमार ने मुझ पर अपनी वर्दी का रूप डाला तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसको थोड़ी सी बातें उसकी फ़ौजी पोजीशन की बाबत कही और ये भी कहा कि जवान, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी पोजीशन मुझसे ऊंची है, लेकिन जिस तरह तुम फ़ौज में कोई गलत काम नहीं कर सकते, इसी तरह मैं भी किसी के ख़िलाफ़ सिर्फ एक कहने पर कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं फिर कहता हूँ कि तुम सबूत और शहादत लेकर आओ और मैं भी कोशिश करूँगा। अगर मुजरिम को मुजरिम साबित करने के लिए शहादत काफ़ी हो गई तो मैं हरकिशन लाल और जगदेव को फ़ौरन गिरफ्तार कर लूँगा। यही तो ख़तरा है मुझको, उसने कहा। मेरा चचा कांग्रेस पार्टी का लीडर है और उसके पास पैसा है और उसका हर जगह रोब भी चलता है, इसलिए आप उसके खिलाफ मामला गोल कर देंगे। मैंने इसको समझाया कि मैं कानून के मामले में अमीरी गरीबी नहीं देखूंगा। उसने मुझको अपने चचा की बाबत जो बताया वो सारा ही दुरुस्त था। मैं हरकिशन लाल को जानता था। वो कांग्रेस पार्टी का लीडर और अहदेदार था और वो रोब और असर व रसूख वाला भी आदमी था। मैंने उसकी बाबत ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि उसको बड़ा आदमी समझकर मोहन कुमार की शिकायत की परवाह करूँगा। मैंने ये सोचा कि मोहन कुमार अपने चचा पर बड़े ही संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है और इसके पास कोई सबूत भी नहीं है। उसको अपने चचा पर सिर्फ गुस्सा ये था कि उसने उसकी दुकानें बेचकर सारा पैसा हजम कर लिया था। मैंने मोहन कुमार को कहा कि वो अगले रोज़ या जिस रोज़ भी उसको पक्का सबूत मिल जाए मेरे पास आ जाए, फिर देखे कि मैं क्या करता हूँ। वो चला तो गया लेकिन वो बहुत गुस्से में था। मैंने उससे पूछा कि वो रहता कहाँ है। उसने बताया कि वो चचा के घर नहीं रहता, मंदिर के साथ आश्रम बना हुआ है। वो आर्जी तौर पर वहाँ रहता था। मंदिर के पंडित ने उसे रहने की इजाज़त दे दी थी। मैंने हरकिशन लाल को थाने बुलाया। वो जल्दी आ गया। मैंने सोचा था कि आखिर बड़े ही दर्जे का आदमी है, इसकी इज्जत बच जाएगी, बशर्ते कि मुझे सही बात बता दे कि है क्या। लाला जी, मैंने उसको कहा, आप सब कुछ समझने वाले हैं। मैं ये काम कानून के ख़िलाफ़ किया है कि आपको इधर बुलाया है। मैंने आपकी इज्जत के लिए ये गलत काम किया है। अब ये आपका काम है कि आप अपनी इज्जत को बचाएं या फिर अपनी इज्जत का कोई भी ख्याल ना करें। वो घबराने लगा। उसने कहा कि मैं उसे साफ साफ बताऊं कि असल मामला क्या है।
मैं आपकी भतीजी मालती को देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, अगर आप ये लड़की उसके भाई मोहन कुमार के हवाले कर दें तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। और दूसरी बात यह है कि आपने मोहन कुमार की दुकानें बेची थी, उसकी रकम का हिसाब किताब भी उसे बता दें। समझ गया मैं आपकी बात। उसने कहा, वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करके गया है, लेकिन मैंने अभी तक कागजी कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा, आप इज्जत और हैसियत वाले आदमी हैं, इसलिए पुलिस के चालान और केस से बचें, इस चक्कर में ना पड़े। अगर आप मुझको इजाज़त दें तो मैं आपको पूरी राम कहानी सुना दूँ। मैं राम कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, लेकिन ये सोच लें कि जो बात आपके मुंह से निकलेगी उसका आपको सबूत देना पड़ेगा। मैंने मोहन कुमार पर भी एतबार नहीं किया, सो मैं आपकी ज़ुबानी राम कहानी पर भी कतई एतबार नहीं करूँगा। आप मेरी बात तो सुन लें। उसने कहा, मोहन कुमार मेरे भाई का बेटा है। मेरा भाई अच्छे पाए का ज़मींदार था और शरीफ आदमी भी। वो मर गया तो मोहन कुमार अयाश हो गया। आप उसके गांव से उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। उसकी माँ इसी गम में मर गई कि उसका एक ही बेटा था, वो भी आवारा और बदमाश हो गया। मोहन कुमार ने तमाम ज़मीन बेच खाई और बाप की इतनी बड़ी हवेली गिरवी रख कर गंवा दी। शराब पीता था और तवाईबाजी भी करता, बदमाशी भी करता था। सारे गुंडे बदमाश उसके यार बने हुए थे। जुआ उसके अपने ही घर में चलता था। मैंने 100 बार कहा कि अपने बाप का नाम और उसकी जायदाद को बर्बाद ना करो, लेकिन उसने मुझको गुस्से में जवाब दिया कि तुम हो कौन मुझको रोकने वाले। मुझको फिक्र तो असल में इसकी बहन की लगी हुई थी, पर जैसा भाई वैसी ही बहन निकली। मैंने मोहन कुमार को कहा कि तुम्हारी बहन अभी कमसन है, तुम घर में बदमाशों को इकट्ठा करके रखते हो और शराब पीते हो। तुम्हारी बहन भी एक दिन ऐसे ही करेगी। मोहन कुमार ने मुझ पर बहुत गुस्सा चढ़ा। मुझको किसी ने बताया कि मालती जो मोहन कुमार की बहन है वो ठीक नहीं रही, बाई की तरह बदमाशी की बातें करती है और उसने अपनी इसी उम्र में याराने भी लगाने शुरू कर दी। लाला जी महाराज, मैंने उसको टोक कर कहा, आपको वो आदमी थाने में ये बयान देने के लिए पेश करने पड़ेंगे कि मालती बदमाशी करती थी, और उनको ये भी बयान देना पड़ेगा कि उसका फ़लाँ आदमी के साथ फ़लाँ वक्त पर याराना था। सारा गांव कहता है जी, सिर्फ कहने पर मैं एतबार नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर कहने पर हम लोग कार्रवाई करने लगे तो मोहन कुमार बहुत सारी बातें कहकर गया है। मुझको तो चाहिए था कि आपको और आपके बेटे को गिरफ्तार कर लूँ। आप थाने में बैठे ये बातें कर रहे हैं, यह आड़तियों की मंडी नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ वो बात करें जिसको 2-3 गवाह सच्चे साबित कर सकें। मैं साबित करूँगा जनाब, उसने कहा। फिर एक रात मोहन कुमार अपनी बहन के साथ मेरे घर आ गया। उसने मुझको बता दिया कि वो क्या करतूत करके आया है। उसने जनाब एक बाइज्जत वाले घर की लड़की को ज़बरदस्ती ख़राब किया। वो लोग उसको कत्ल करने पर आ गए थे। ये अपनी बहन को लेकर मेरे घर में आ गया और इसे मेरे घर में ही छोड़कर कहीं लापता हो गया। मुझको क्या मालूम कहाँ चला गया। इसकी तनख्वाह इसकी बहन के नाम पर आने लगी तो पता चला कि फ़ौज में भर्ती हो गया है। मुझको इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि ये लड़का शरीफ इंसानों की तरह रहता तो सारे गांव पर उसकी हुकूमत होती, लेकिन ये मामूली सिपाही बनकर जंग पर चला गया। ये जंग तो हमारी तो नहीं थी, ये अंग्रेज़ों और जापानियों की जंग थी। हम तो हिंदुस्तानों को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना चाहते हैं। हिंदुस्तान और अंग्रेज़ों को गोली मारो लाला जी। मैंने कहा, मोहन कुमार और मालती की बात करो, अपने बेटे की बात करो। मालती ने मेरे घर में भी अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। उसने कहा, वो खुली फिरती थी, मंदिर में भी कभी नहीं गई। लड़की खूबसूरत थी, इसलिए कई नौजवान उसको इशारे करने लगे। इशारे तो खैर ये खुद भी करती थी। मेरा एक मुसलमान नौकर था, वो छोटा था जब मेरे पास आया था, मेरे पास ही जवान हुआ। मुझको उस पर बहुत ज़्यादा एतबार था। मैंने आपको बताया कि मालती ने उसके साथ भी यारी लगा ली और उसी के साथ ही निकल गई। आपने मोहन कुमार की दुकानें भी बेची थीं। मैंने पूछा, आपने रकम किस कारोबार में लगाई? उसने मुझको समझाया कि कारोबार क्या था और ये किस तरह ठप हो गया। साथ ही उसने कहा, मैं तो दुकानें बेचने के हक़ में भी नहीं था। मोहन कुमार ने खुद ही खत लिखा था कि दुकानें बेचकर पैसा किसी कारोबार में लगा दूं। मैं तो दुकानें बेचने के हक़ में भी नहीं था। मोहन कुमार ने खत लिखा था कि दुकानें बेचकर पैसा किसी कारोबार में लगा दूं। मैंने इसको ख़त में समझा दिया था कि कारोबार को कोई नुकसान नहीं, कोई एतबार भी नहीं। उसे खत लिखा कि आप मेरी जिम्मेदारी पर पैसा लगाएं, अगर नुकसान होगा तो ये मेरा होगा। उसने मुख्तारनामा भी भेजा था।
आपके पास उसका वो ख़त पड़ा होगा जिसमें उसने लिखा था कि नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। मैंने कहा, अगर वो ख़त मौजूद है तो उसकी ये शिकायत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी कि आपने उसकी दुकानें धोखे से बेची हैं। ख़ुद कौन संभाल कर रखता है जी? उसने कहा, बात दरअसल ये है जनाब कि ये शख्स मुझसे रकम बटोरने की कोशिश कर रहा है। फ़ौज से इसको अब छुट्टी मिल गई है। मुझको आकर उसने कहा कि 10,000 रुपया दे दो, दुकान खोलूँगा। मैंने इनकार किया इसलिए कि ये रकम वो जुए में हार देगा, हफ्ता 10 दिन ऐश करके उड़ा डालेगा। उसने मेरा इनकार सुना तो मुझको धमकी दी कि मैं फ़ौज में हूँ और इस बात से तुमको मैं गिरफ़्तार भी करवा दूँगा। उस शख्स ने मेरी बहन को लापता किया है और धोखे से मेरी दुकानें बेचकर रकम खा कर गया है। ये तो मुझको मालूम था कि ये शख्स इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम ही लगाएगा और ये बात आपके भी दिमाग में आ सकती है कि किसी पर सच्चा इल्ज़ाम लगा दो तो वो भी कहता है कि ये इल्ज़ाम झूठा है। मेरी कोशिश इसी बात पर थी कि इन लोगों का आपस में सुलह हो जाए बग़ैर मुकदमा हुए, इसलिए भी कि इनकी इज़्ज़त और सहूलत भी इसी में थी और मैं एक केस से भी बच जाता। मैंने हरकिशन लाल को एक बार फिर कहा कि वो मोहन कुमार को बदमाश कहता है तो मुझको तमाम सच्ची बातें बता दे, लेकिन उस शख्स ने मुझको अपनी लेडी की बातें सुनानी शुरू कर दी। मुझको ये तमाशा बड़ा ही दिलचस्प और अजीब लगा। एक आया और मुझ पर रोब गाड़ गया कि मैं फ़ौजी हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पर कार्रवाई करूँ। दूसरा आया तो वो मुझ पर कांग्रेस की लेडी का एक रोब ढालने लगा कि मैं जो कहता हूँ वही सच है। मेरी थानेदारी तो एक पैसे की भी ना रही। लाला हरकिशन जी, मैंने इसको कहा, मैंने आपके साथ जो मेहरबानी की है समझ जाएं इसको और आप इसकी थोड़ी सी कदर करें, इसलिए कि आपको अदालत और कचहरियों के चक्करों से बचा रहा हूँ। मैं आप पर एक मेहरबानी और करता हूँ, आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इन सवालों के जवाब ला दें और गवाह भी तैयार रखें। एक तो ये कि आपकी भतीजी लापता हो गई है, तो आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं दी, खुद नौकर का पीछा क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह है कि आपने खुद मोहन कुमार से कहा था कि आप उसकी दुकानें बेचकर कारोबार में पैसा लगाएंगे, या मोहन कुमार ने कहा था कि आप उसकी दुकानें बेचकर कारोबार में पैसा लगाएं और नुकसान का जिम्मेदार वो होगा। तीसरा सवाल ये है कि आपने क्या कारोबार किया था और नुकसान किस तरह हुआ। चौथा सवाल ये है कि मालती बदकिरदार हो गई थी, इसका गवाह तैयार रखना। अब आप चले जाएं और कोशिश करें कि मोहन कुमार के साथ आपका सुलहनामा थाने और कचहरी के अहाते से बाहर ही हो जाए। वो चला गया तो मैंने 2 पुराने हेड कांस्टेबलों को बुलाया। मुझको इस थाने में आए हुए भी 1 साल ही हुआ था और ASI 1.5 साल पहले का आया हुआ था। मुझको पुराने हेड कांस्टेबल पुरानी खबरें दे सकते थे। हेड कांस्टेबलों के साथ बात हुई तो उनसे पहले पुराने कांस्टेबल बोल पड़े। उन्होंने बताया कि हरकिशन लाल का बेटा जगदीश बदमाश नौजवान है, बाप की तरह उसे भी कोई रोक टोक नहीं, आवारा शहजादा है और जवान लड़कियों का शिकारी है, पैसा खर्च करता है और बाप उसको रुपया पैसा देता है। ये भी पता चला कि उसने 2-3 पेशावर गुंडे भी अपने साथ लगा रखे हैं। मैं इन लोगों की बातें सुन रहा था। बहुत सारा वक्त गुजर गया। पहले मोहन कुमार ने अपनी राम कहानी सुनाने में 2 घंटे ले लिए, फिर इसका चचा आ गया। मैंने इसकी भी बहुत सारी मुख्तसर बातें आपको सुनाई हैं। मैंने जुर्हा भी की थी, उसका चचा 2.5 घंटे ले गया। मैंने दोपहर का खाना थाने में ही खाया था। अब दिन का पिछला पहर था। मोहन कुमार बड़े ही गुस्से में थाने में आया। देखो थानेदार साहब, उसने बड़े ही रूप से कहा, मुझको पता चल गया है कि आपने मेरे चचा को बुलाया था। आपने इसको इसलिए बुलाया था कि उसकी इज़्ज़त ख़राब ना हो और मेरी इज़्ज़त बेशक ख़राब होती रहे, इसलिए कि वो दौलत वाला लीडर है और मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने इसको अपने दफ्तर में ले जाकर बिठाया और समझाया बुझाया कि मेरी आंख में गरीब और अमीर सभी बराबर हैं। मैंने इसको इसलिए बुलाया था कि तुम्हारे हक़ में कुछ शहादत इकट्ठी कर लूँ। मैं फ़ौजी हूँ जनाब, उसने बेवकूफ़ों की तरह कहा। आप मुझको धोखा नहीं दे सकते, वो आपकी मुट्ठी गर्म कर गया है। अगर आप ईमानदार होते तो फ़ौरन से बेशतर मेरी रिपोर्ट लिख लेते और उसको गिरफ़्तार कर लेते। गुस्सा तो मुझको भी चढ़ गया, लेकिन मैंने पी लिया। मुझको अभी क्या पता था कि सच्चा कौन और झूठा कौन है। मैंने किसी की हिमायत कर सकता था, नहीं मुखालफत। मैंने उसको आराम से समझाया कि मैंने कोई अपनी मुट्ठी गर्म नहीं की और वो ज़रा आराम से बात करे। मैंने इसको ये भी कहा कि वो थोड़ी सी शहादत लेकर आ जाए, इसलिए कि मैं इसका केस दर्ज कर सकूं। बाकी इमारत में खुद ही खड़ी कर लूँगा।
लेकिन मेरी मीठी ज़ुबान ने इसको गलतफहमी में डाल दिया कि मैं इससे डर रहा हूँ, और मैं इसलिए डर रहा हूँ कि मैंने हरकिशन लाल से रिश्वत ले ली है। मर्जी है आपकी, आप मेरा केस दर्ज ना करें। उसने कहा, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम जैसे मुसलमानों को तो मैं अपनी जूती के नीचे रखता हूँ। हरकिशन लाल की लेडी का भी तमाशा देख लेना। अब मेरा गुस्सा मेरे काबू से निकल गया। मैंने इसको क्या कह दिया था वो मैं आपको नहीं सुना सकता। मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मुसलमानों की बाबत क्यों ये मुसलमान होने के नाते बात को बर्दाश्त करता कि एक हिंदू इनको जूती के नीचे रखने की बात करे। मैंने बहुत बेवकूफ़ी ये की कि इसको ये भी कह दिया कि एक लड़की की बाबत जिसके कई यार थे और वो किसी एक के साथ भाग गई है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा। उसका याराना जगदीश के भी साथ था। जगदेव उसने तो गुस्से में कहा और खड़ा हुआ। जाते जाते कह गया कि मुझको मालूम है कि गरीब आदमी की रिपोर्ट नहीं सुनोगे। मैं हर तरह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा इरादा उसके साथ बेइंसाफ़ी करने का नहीं था। उसने मुझको गुस्सा झाड़ा और उसने बकवास भी की। फिर भी मैंने दिल में इस तरह नहीं कहा था कि उसकी रिपोर्ट दर्ज दबा करके उसकी शिकायत का बदला इस तरह से लूँगा। दूसरी सुबह बड़ी ही खौफनाक आई। लाला हरकिशन लाल इस हालत में थाने आया कि धाड़े मार मार कर रो रहा था। उसके साथ 3-4 आदमी भी थे। उसके मुंह से बातें ही नहीं निकलती थी, वो बस धाड़े मार मार कर रोता। हाय मेरा राजकुमार, मेरा शहजादा बेटा। दूसरे आदमियों ने बताया कि उसके बेटे जगदीश की लाश खेतों में पड़ी है। उस पलीद ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। हरकिशन लाल ने रोते हुए कहा। किस पलीद ने? मोहन कुमार ने। उसने मेरी बात के जवाब में कहा। और कौन कर सकता है? हाय मर गया मेरा बेटा। बहन ने इसको ख़राब किया और भाई ने आकर उसको कत्ल कर दिया। मोहन कुमार के सिवा और कोई कत्ल हो ही नहीं सकता। वो मुझको धमकी देकर गया था और उसने मुझको गुस्से से कहा था कि तुम एक गरीब आदमी की रिपोर्ट नहीं सुनोगे। उसने कानून अपने हाथ में ले लिया था और जगदेश से अपनी बहन की बेआबरूई का बदला ले लिया। जगदेव का बाप भी उसको कातिल कह रहा था। मैंने ये सुनने से पहले कि जगदेव कहाँ और किस तरह कत्ल हुआ, सिर्फ ये सुनकर के वो कत्ल हो गया है, अपने एसआई से कहा कि मोहन कुमार मंदिर में रहता है, पकड़ कर लाओ उसे। मुझको ये खतरा भी दिखाई दे रहा था कि वो भागकर कहीं दूर निकल गया होगा। नंदीगढ़ में इसका कुछ नहीं रह गया था। एसआई को रवाना करके मैंने हरकिशन लाल और उसके साथ आने वाले आदमियों से कहा कि जगदीव किस तरह कत्ल हुआ है। मुझको बताया गया कि जगदीव रात का खाना खाकर घर से निकला। वो बहुत देर तक वापस ना आया तो उसके बाप ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसके जितने दोस्त थे उन सबके घर गया, सभी सोए हुए मिले। जगदीव का कोई सुराग ना मिला। आधी रात गुजर गई तो फिक्र भी बढ़ गई। हरकिशन लाल को उसकी बीवी ने कहा कि उसने बेटे को बहुत ख़राब कर दिया है, अब वो हाथ से निकल गया है, उसकी शादी भी हो जानी चाहिए। हरकिशन लाल ने अपनी बीवी को कहा कि वो कल ही उसकी शादी का भी बंदोबस्त करेगा। सुबह सवेरे एक आदमी ने आकर बताया कि खेतों में जगदीश की लाश पड़ी है। हरकिशन लाल और उसकी बीवी और जिस किसी ने भी सुना वो सब दौड़ते हुए गए। लाश अभी तक खेतों में ही पड़ी थी। मैं मौका वारदात पर गया। लाश का चेहरा देखकर मुझको याद आया कि मैंने ये चेहरा पहले भी देखा हुआ है। नंदीगढ़ बड़ी छोटी सी जगह थी। उसकी शक्ल सूरत और कस्बे भी एक जैसे थे। आबादी थोड़ी थी। आबादी के साथ ही खेत भी शुरू हो जाते। जंगल और खंड भी थे। जगदेव 20 साल की लगभग की उम्र का खूबसूरत नौजवान था। लाश की आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था। लाश अकड़ गई थी, इसलिए मुझको ख्याल आया कि इसको मरे हुए भी बहुत वक्त गुजर गया है। शाम के बाद मरा होगा। लाश के नीचे एक गज लंबी अदवाइन की रस्सी पड़ी हुई थी। मैंने लाश की गर्दन देखी। गर्दन पर रस्सी के या गला घुटने के निशान बिल्कुल साफ थे। इसको रस्सी से फांसी दी गई थी। तमाशा देखने वाले लोग और जगदीव के घर वाले मुझसे पहले ही लाश देखने पहुंच गए थे, इसलिए वहाँ कातिल का पूरा तलाश करना नामुमकिन बात थी। खोजी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैंने लाश को उलट पुलट कर देखा, जिसम पर और कोई भी जख्म या मारपीट का निशान नहीं था। मैंने वहाँ मौजूद कागजात तैयार करने थे वो किए। गवाह बना लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पोस्टमार्टम नंदीगढ़ से 10-11 मील दूर हुआ था, इसलिए डॉक्टर की रिपोर्ट रात को आई। मौत रस्सी से गला घोटने से हुई थी और डॉक्टर ने मौत का वक्त रात 8 और 9 बजे के दरमियान का लिखा।
पंडित और उसके आदमियों ने भी यही वक्त बताया था जब मोहन कुमार कमरे से गैर हाजिर था। रात को हवालात के तंतरी ने बताया कि मोहन कुमार मुझको बुलाता है। मैंने उसको हवालात में से ना निकाला, बल्कि खुद ही उधर चला गया। वो दरवाजे की सलाखें पकड़कर अंदर खड़ा था और रो रहा था। आप मुसलमान हैं, उसने बहुत दुखी हुई आवाज़ में कहा। मुसलमान कहा करते हैं कि आपका मज़हब सच्चा है, लेकिन आप साबित कर रहे हैं कि आपके मज़हब में कोई भी सच्चाई नहीं। इतना कहकर वो रो पड़ा। मैं खामोश खड़ा था। उसने कहा कि आप रुपए पैसे के पीछे अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह मेरे भगवान ने मुझको मेरे गुनाहों की सज़ा दी है, इसी तरह आपका खुदा भी आपको इसी दुनिया में सज़ा देगा। उसने दरवाजे को झंझोड़ते हुए, दांत पीसते हुए कहा, मैंने उस हराम की औलाद को कत्ल नहीं किया कि ये पाप भी अपने ऊपर लूँ। रुपया आनी जानी चीज़ है, रुपया चंद दिनों में ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन बेगुनाह की बद्दुआएं सारी उम्र ख़त्म नहीं होंगी। सिर्फ ये बता दो कि रात तुम कहाँ गए थे। मैंने कहा, जो भी जगह बताओगे मैं वहाँ जाकर पूछूंगा। शाम के बाद मैं आबादी से दूर निकल गया था। उसने जवाब दिया। दिल बहुत उदास था, नींद नहीं आती थी। मैं दूर जाकर बैठ गया और रोता रहा। बहन बहुत याद आ रही थी। मैं वहाँ से गुजरा भी नहीं जहाँ से उस पापी की लाश मिली है। मैं तो दिन रात मंदिर में माथा रगड़ता हूँ और अपने पापों की माफ़ी मांगता हूँ। उसने मेरे साथ बहुत सारी बातें की। मुजरिम झूठ ज़रूर बोलते हैं, थानेदारों को भी तजुर्बा होता है और इन्हें महसूस भी हो जाता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। बेगुनाह को पकड़ लो तो वो भी मुजरिमों की तरह अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी बातें करता है। मोहन कुमार ने तो कुछ ज़्यादा ही बातें की। मेरा तजुर्बा मुझे इशारे देने लगा कि मोहन कुमार बेगुनाह हो सकता है। मुझको और भी ज़्यादा गहराई में जाना चाहिए। मोहन कुमार, मैंने उसको आराम से कहा, मैंने रिश्वत नहीं ली और न ही तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी है। ठंडे हो जाओ और मुझको सोचने दो। मेरी नज़र सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं है, मैं हर तरफ देख रहा हूँ। मुझको इधर उधर भी निगाह फेरनी चाहिए थी। ये मुझको पता चल गया था कि जगदीप लोगों की बेटियों के पीछे पड़ा रहता था। नंदीगढ़ में हिंदू राजपूत ज़्यादा थे। मुझको ये ख्याल भी आया कि मकतूल ने किसी की बेटी पर हाथ डाला होगा और बेटी वालों ने उसको रात किसी धोखे से बाहर बुलाया और कत्ल कर दिया। थाने के मुखबिर बड़ा ही अच्छा काम करते थे। मैंने भी किसी मुखबिर को नहीं बुलाया, लेकिन रात को थाने का एक ख़ास मुखबिर आ गया। उसने कहा कि जगदीप बहुत बदमाश हो गया था। उसने औरतों के साथ दोस्ती करने का जरिया एक औरत को बना लिया। ये औरत बहुत बुरे चाल चलन की बताई गई। रात को कांग्रेस पार्टी का एक वक्त भी आया। ये सभी सरकुंदा हिंदू थे। हवालात का कमरा बरामदे में था। मोहन कुमार हर आने जाने वाले को देख रहा था। जब कांग्रेसियों का वफ्द आया तो मैंने इन लोगों को दफ्तर में नहीं बिठाया, इनको बरामदे में ही खड़ा रखा और ख़ुद भी खड़ा रहा। वफ्द ने मेरे ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मोहन कुमार के ख़िलाफ़ केस को जल्द तैयार करूं। वो बार बार कहते थे कि कातिल आपको मिल गया है। मैंने भी ऊंची आवाज़ में कहा, अभी कोई नहीं कह सकता कि कातिल मोहन कुमार है। मैं ऊंची आवाज़ में इसलिए बोला था कि मोहन कुमार सुन ले। मुझको मालूम था कि वो इसीलिए गुस्से में आ जाता था कि मैं रुपए पैसे वाले की बात सुनता हूँ और मानता हूँ। मैंने कांग्रेसियों को कहा, मुझको आप लोगों की हिदायत और ताकीद की कोई ज़रूरत नहीं। मैं गहरी तफ्तीश कर रहा हूँ। मैं भी इस आदमी को कातिल नहीं कहूँगा जिसको मैंने हवालात में बंद कर दिया है। आप लोग यहाँ से चले जाएं, मेरे काम में दखल ना दें। दूसरे दिन मुझको खुफिया इतलाएँ मिलने लगी। हर इतला जगदीप के ख़िलाफ़ थी और मेरा शक पक्का करती थी कि उसने किसी की बेटी पर दस्तदराज़ी की है और इज़्ज़त का बदला लेने के लिए उसको किसी ने कत्ल कर दिया है। मुझको इस बदकिरदार औरत का भी पता मिल गया जो जगदीप के साथ दोस्ताने लगाती थी। मैंने उसको थाने बुला लिया। राम प्यारी नाम की सदेड़ उम्र औरत का कद काट और उसका चेहरा अब भी ऐसा था कि दिल को अच्छा लगता। उसकी आंखें चमकती थीं और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। मेरे सामने आई तो भी उसके होठों पर मुस्कुराहट कायम थी। हम लोग इस किस्म की औरतों को जानते हैं कि बाहर से क्या और अंदर से क्या होती हैं। राम प्यारी, मैंने उसको इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी सारी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। ऐसा ना हो कि तुम झूठ बोलना शुरू कर दो और मैं 10 आदमी और 10-12 औरतें तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूँ और वो तुम्हें तुम्हारी हर एक बात बताएं। मुझको ये बता दो कि मुझसे क्या इनाम लेना चाहती हो।
या फिर 8 साल के, अपनी मर्जी बताओ। मेरे पास दोनों ही बंदोबस्त है और मैं तुम पर मेहरबानी भी कर सकता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ थाने का काम करूँ, बहुत पैसा दिलाऊंगा। तुम्हारा मतलब है कि मुखबरी करूँ? उसने पूछा। मुखबरी करो और अपना ये काम भी जारी रखो जो कर रही हो। मैंने उसको कहा, मैं रोकूंगा नहीं। आदि मुजरिमों और इस किस्म की औरतों के साथ पुलिस वाले गोलमोल बात नहीं किया करते, इससे नुकसान होता है। राम प्यारी को मैंने ऐसा कहने का मौका ही ना दिया कि वो बड़ी ही शरीफ औरत है। मैंने ऐसी बातें की कि उसका चेहरा बताने लगा कि ये औरत ऐसा महसूस कर रही है जैसे मेरे सामने नंगी हो गई हो। मैंने उसको कहा था कि वो अपना काम जारी रखे और ये इसलिए कहा था कि वो जो काम कर रही है इससे मैं कई मुजरिमों का सुराग लगाने में मदद ले सकता था। वो सोच में पड़ गई। मैंने इसको कहा कि इतना मत सोचो, दिल की बात मेरे आगे रख दो। तुम देख रही हो कि मैं तुम्हारे साथ थानेदारों की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमने मुझको थानेदारों की तरह बात करने पर मजबूर कर दिया तो तुम्हारी सारी चीज़ें सारा नंदीगढ़ सुनेगा। राम प्यारी, मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और हाथ दबाकर उन आंखों में देखा। मैं सच कहता हूँ कि उसकी आंखें मुस्कुराई थीं और इन आंखों में बेपनाह राज छुपे हुए थे। मैंने कहा, मेरी दोस्ती तुमको तख्त पर बैठा देगी, गड़बड़ करोगी तो तख्त की जगह फांसी का तख्ता होगा। वो नई नवेली दुल्हन बन गई, मेरा एक हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर और अजीब तरह से गर्दन को खम देकर, और बड़े ही प्यार भरे नखरे से बोली, अरे पूछना, क्या पूछता है, तुझसे क्या पर्दा, पर ज़रा मेरे पर्दे का ख्याल रखना। मर्दों की तरह यारी लगाना, पुलिसों की तरह धोखा ना देना। इस टाइप की औरतों का न ही कोई दीन होता है और न ही कोई मज़हब। कोई ना कोई वजह होती है जिसके लिए कोई भी औरत इस लाइन पर चल पड़ती है और इसी को रोज़ी कमाने का और अपनी दिल की तस्कीन का ज़रिया बना लेती है। ऐसी औरत ज़रूरत के हर वास्ते हर किसी के साथ प्यार और मोहब्बत करती है, लेकिन वफादार किसी की भी नहीं होती। मुसलमानों में वजह कुछ और होती हैं और हिंदुओं में कुछ और। राम प्यारी की तारीख ये थी कि मामूली से किसान की बेटी थी, कद काट और शक्ल सूरत और रगो रोगन भी बहुत अच्छा था। कंवारी थी तो राजपूत जमींदारों के बेटे जाल फेंकते थे और जब शादी हुई तो बाप ने नकद रकम लेकर ऐसे आदमी के साथ उसकी शादी कर दी जिसकी उम्र राम प्यारी से 2.5 गुना ज़्यादा थी। वो बुढ़ापे की उम्र में था। राम प्यारी के अंदर ऐसी आग लगी कि उसने अपने खावंद को धोखा देना शुरू कर दिया। अभी 4 साल ही गुजरे थे कि राम प्यारी बेवा हो गई। हिंदुओं में 22 उम्र उसकी 22-23 साल थी। उसकी तारीख सुनाने वालों ने मुझको बताया कि वो रोई नहीं, उसकी आंखों में किसी ने आंसू भी नहीं देखा। हिंदू लड़की बेवा हो जाए तो सहेलियां उससे दूर भागती हैं, घर वाले उसे मनहूस समझते हैं। जब ये वारदात हुई उस वक्त तो हिंदू बहुत सख्त थे। राम प्यारी को यार दोस्त मिल गए। ये खुफिया दोस्तियाँ थीं। पंडित ने और राम प्यारी के बाप ने उसको कहा कि वो मंदिर के आश्रम में चली जाए और बाकी उम्र वहीं पर गुजारे। हिंदू अब भी बेवा औरतों को अर्धोवारे या बनारस भेज देते हैं। मुझको राम प्यारी की एक और बात सुनाई गई जो बहुत पुरानी थी। वो मेरे पास बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या ये बात सच है। उसने कहा कि बिल्कुल सच है। बात ये थी कि अपने बाप और पंडित के कहने पर वो मंदिर की दासी बन गई। उसको एक अलग कमरा भी दे दिया गया। 1 महीने से ज़्यादा वो वहाँ ना रही, इसलिए कि पंडित जी और महाराज ने उसको अपनी खुफिया बीवी समझ लिया था। राम प्यारी ने उसको कहा कि मेरी किस्मत में अब पाप ही पाप रह गए, तो मंदिर में कैद होकर क्यों पाप करूं, क्यों ना खुली हवा में उड़ती फिरूं और सबके मुंहों पर हाथ फेरूं। फिर एक और वाक़या हो गया। वो मंदिर की कैद से आज़ाद हो गई तो पंडित और उसके बालकों ने उसको बदनाम करना शुरू कर दिया। राम प्यारी को अपने मज़हब के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत हो गई कि उसने कोई डर और अदब लिहाज किए बगैर सबको बताना शुरू कर दिया कि सबसे बड़ा पापी तो हमारा पंडित ही है। मैंने आपको बताया है कि राजपूत आम हिंदुओं से ज़रा मुख्तलिफ हुआ करते हैं। राम प्यारी ने एक बड़े हिंदू ज़मींदार की पनाह ले ली। ज़ाहिरी तौर पर वो इस घर में नौकरी करती थी, लेकिन खुफिया तौर पर वो इस ज़मींदार की दाश्ता थी। वो ज़मींदार का इतना रोब था कि उसने राम प्यारी के ख़िलाफ़ सबका ही मुँह बंद कर दिया। राम प्यारी की उम्र अब 25 साल से ऊपर हो गई और उसको बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी हासिल हो गया। वो जिस ज़मींदार की पनाह में थी और जो उसको ऐश करवाता था उसकी भी वो वफ़ादार नहीं थी, लेकिन वो इतनी बदर ना रही जितनी पहले थी। उसने अब मर्दों को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। 3 साल बाद उसका रखवाला ज़मींदार मर गया। राम प्यारी को अब किसी और सहारे और किसी पनाह की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि अब कई मर्दों के साथ उसकी
दोस्तियाँ हो गई थी। कई आदमियों के हाथ उसके हाथ में आ गए थे। उनके बड़े ख़तरनाक राज उनके पास थे। कुछ औरतों के अंदर के हालात भी वो जानती थी, बल्कि वो अकेली जानती थी। अब उसको किसी का भी डर खतरा नहीं था। उसके आगे वही सर उठा सकता था जिसका मन पाक साफ था। ये थी राम प्यारी। आपको ऐसी राम प्यारी अपने मोहल्ले और अपने गांव में ज़रूर मिलेगी। इनको हम लोग यानी अपनी गलत कार्यों से राम प्यारी बनाते हैं, फिर कहते हैं कि अरे ये औरत तो बदमाश है। अब राम प्यारी मेरे हाथ में थी। मैंने उसको साफ कह दिया कि अपना काम जारी रखो और पुलिस को भी अपना काम करने दो। उसके पास एक ही तोहफा था। ये उसने मुझको इस तरह पेश किया कि कहने लगी, कुछ और सूरत हो तो मुझको ज़रूर बताना, इशारा कर देना, हाजिर करना मेरा काम है। मैंने उसको कुछ और कहा, कुछ और टाइप की बात की। कहा कि पहले मेरा ये मसला हल करो। उसने बात बिल्कुल साफ कर दी। कहने लगी कि ये जो लड़का मारा गया है जगदीश राज, इसके मैंने बहुत काम किए हैं और उसने हर बार मेरी झोरी भरी है। राम प्यारी ने अपनी एक उंगली आगे करके मुझको सोने की अंगूठी दिखाई और कहने लगी कि ये उसने मुझको दी थी। उसने मुझको रेशमी जोड़े भी दिए, नगद कीमती जेवरात और रकम भी दी। मैं अब इस शक पर सोच रहा था कि जगदीप को मोहन कुमार ने नहीं किसी और ने कत्ल किया है और उसकी यही वजह हो सकती है कि उसने किसी की बहू बेटी पर हाथ डाला होगा। ये मेरा ख्याल था, एक कयास था। अभी तो कई और ख्याल और कयास आने थे। मैंने राम प्यारी से पूछा कि जगदेव का ताल्लुक किसी ऐसी लड़की से रहा है जिसके घर वालों को पता चल गया हो। तुम समझते हो कि उस लड़की के बाप या भाइयों ने जगदीव को कत्ल किया होगा? राम प्यारी ने कहा, मेरा ख्याल ऐसा नहीं, इसलिए कि हर दोस्ती मेरे हाथ से लगती थी और मेरा इंतज़ाम इतना कच्चा नहीं था। वो जो मालती इस घर में आकर रही थी उसकी बाबत क्या पता है तुमको? सब पता है, राम प्यारी ने कहा। वो उसके हाथ नहीं आई। वो खुद कहता था कि राम प्यारी, तुम उड़ते पंछी पकड़ लेती हो और मुझसे अपने घर पंजरे का पंछी नहीं पकड़ा जाती। मैंने इसको कहा कि जिस लड़की को तुमने एक बार धुतकार दिया है वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। असल बात यह है कि मालती इनके नौकर के साथ लगी हुई थी। बड़ा ही खूबसूरत मुसलमान था। ये राज मुझसे पूछो ना, वो कहाँ कहाँ मिलते थे। मुझको मालूम है, फिर दोनों गायब हो गए। वो मुसलमान उसको ले गया। चचा ने परवाह ही नहीं की, कहता था जाती है तो जाए, भाई इसका अगर लड़ाई में मारा गया तो लड़की की शादी की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ेगी। जगदीप उसकी बाबत क्या कहता था? कहता था हाथ से निकल गई। राम प्यारी ने जवाब दिया। कहता था कि हैदर खान कहीं नज़र आ जाए तो गोली मार दूंगा, पर वो अब कहाँ नज़र आने वाला था। अब जगदीप की दोस्ती कहाँ कहाँ थी। एक तो साशा है, उसने कहा, जवान है, खावन वाली है, पर उससे दोस्ती अब कुछ कम हो रही है। दूसरी कामनी है, उसकी अभी शादी नहीं हुई, पर इसे जगदीप ने नज़रें फेरनी दी, इसलिए कि वो जगदीप के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसके साथ जगदीप ने धोखा किया। मेरे साथ भी उसने धोखा किया है। जगदीप ने मुझको भी कहा था कि वो इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। तुम जानते हो कि शादी की बात लड़की के माँ बाप लड़की के माँ बाप के साथ किया करते हैं, पर जगदीप ने लड़की की ख्वाहिश की तो मैंने लड़की को बता दिया। लड़की कामनी बहुत खुश हुई, इसलिए कि उसको जगदीप बहुत पसंद था और जगदीप का बाप भी अमीर था। मैंने जगदीप को बताया कि कामनी तुम पर मरती है तो वो बेचैन हो गया। कहने लगा कि कामनी से मिलवा दो। मैंने उनकी मुलाकात करवा दी। उनके दिल एक दूसरे के साथ जम गए। उसके बाद उनकी मुलाकातें होती रहीं। एक रोज़ जगदीप को मैंने कहा कि शादी की बात चलाओ। उसने हंसकर कहा कि शादी हो तो गई है। मैंने उसको कहा कि मेरा बाल बाल पाप में रंगा हुआ है, पर मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। कामनी को मैंने कहा था कि जगदीप तुम्हारे साथ शादी करेगा, पर तुमने दूसरा चक्कर चला दिया है। और कामनी मुझको कहती है कि जगदीप के माँ बाप को कहो कि मेरे माँ बाप के पास आए। जगदीप ने हंसकर मुझको टाल दिया और फिर मुसीबत यान पड़ी कि कामनी और जगदीप का पाप कामनी की कोख में पड़ गया। आज समझ लो कि तीसरा महीना है। जगदीप ने 1 महीना पहले ही से ही इसको मिलना छोड़ दिया था। कामनी मिन्नत करती है और गालियाँ भी देती है कि मैं जगदीप को उससे नहीं मिलाती। जगदीप मानता नहीं था। मुझको कामनी का बहुत ख्याल आता था। वो बड़ी ही दिलेर और शरारती लड़की है, पर जिसमें दिलेरी होती है वो पाप करने पर आ जाए तो भी दिलेरी से ही करता है। ऐसा ही कामनी ने किया। उसने कहा था कि जगदीप के माँ बाप उसका रिश्ता ना माने तो वो जगदीप के घर चली जाएगी। मुझको कामनी और जगदीप की चक्करबाजियों के साथ कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। राम प्यारी इस तरह सुना रही थी जैसे किसी औरत को कोई कहानी सुना रही हो। मैंने इसको रोक दिया और कहा कि कहानी बहुत
लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि जगदीप का कातिल है कौन। मुझको यकीन है कि कामनी कातिल नहीं। हाँ, तो ये भी सुन लो, राम प्यारी ने कहा। और मैंने महसूस किया कि इस औरत में अकल भी है और ये बहुत कुछ जानती है। उसने कहा, शायद तुमको कोई सुराग मिल जाए, कल दिन की बात है। कामनी ने मुझको बुलाया और रो पड़ी और अपने पेट पर हाथ रखकर कहने लगी कि ये नहीं हो जाता तो मैं दिल पर पत्थर रख लेती। अब इसका क्या बनेगा? एक ही इलाज है कि वो मेरे साथ ब्याह कर ले, पर वो मेरे सामने ही नहीं आता। मैंने अब इंतज़ाम कर लिया है कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, और अगर मैं ना मरी तो जब मेरा पाप ज़ाहिर होगा तो मेरा बाप और मेरा भाई मुझको कत्ल कर देंगे। जगदीप से कहो कि आज शाम के बाद मुझको बाहर मिले, उससे जगह बता दी। मैंने जगदीप को जाकर कहा कि पापी एक बार तो उसको मिल ले और उसके दिल को कुछ तसल्ली दे दे, वरना वो जहर खाकर मर रही है। मैंने जगदीप को यह भी बता दिया कि तुम आज रात उसे ना मिले तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक तोड़ लूँगी और तुमको किसी के साथ मौके पर पकड़ा दूँगी, दुनिया के सामने बेइज्जत करवाऊँगी। बस मैं यहाँ तक ही जानती हूँ। मुझको एतबार नहीं था कि जगदीप कामनी को मिलने जाएगा। सुबह हुई तो पहली खबर यह सुनने को मिली कि जगदीप कत्ल हो गया है और उसकी लाश खेतों में पड़ी हुई मिली है। मुझको इस तरह धक्का लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म के नंगे तार लगा दी हों। राम प्यारी ने मुझको कातिल के करीब पहुंचा दिया था। तुमने कामनी के घर जाकर पूछा नहीं कि रात को उसे जगदीप मिला था या नहीं? मैं गई थी कामनी के घर, राम प्यारी ने कहा। उससे यही बात पूछी जो आपने कही है। उसने कहा कि वो तो घर से ही नहीं निकली, इसलिए कि उसको यकीन था कि जगदीप उसको मिलने के लिए नहीं आएगा। कामनी ने यह भी कहा कि जगदीप ने उसको इसी तरह किसी और को भी ऐसा ही धोखा दिया होगा और उसने उसको पार कर दिया। कामनी बहुत रोई थी। राम प्यारी के साथ और भी बहुत सारी बातें हुई। आपको मैंने ज़रूरी बातें सुनाई हैं। मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया कि कामनी ने क्या सच कहा है कि वो जगदीप को मिलने नहीं गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसको मिलने गई और उसका भाई पहुंच गया और उसने जगदीप को कत्ल कर दिया। ये बात साफ थी कि जिसने भी उसको कत्ल किया है वो कत्ल के लिए तैयार ही होकर गया था। एक ख्याल ये भी आया कि जगदीप कामनी के बुलाने पर गया और इत्तेफाक से मोहन कुमार उधर जा निकला। उनमें कोई बात हुई होगी और मोहन कुमार ने उसको कत्ल कर दिया। मगर मोहन कुमार अपने हाथ में रस्सी क्यों लेकर गया था? कत्ल की बात एक जहन में बिठा लें। जब कोई आदमी किसी को कत्ल करता है तो उसके ताल्लुकात उसकी बहन, बेटी या बीवी के साथ हैं तो वो जालिमों दरिंदों की तरह कत्ल करता है। कुल्हाड़ी, रस्सा, कुछ भी उसके हाथ हो वही चीज़ इस्तेमाल करता है। ऐसे बात कातिल इतने पागल हो जाते हैं कि लाश के टुकड़े भी कर देते हैं। अगर किसी खामंद को रास्ते से हटाना हो तो इसलिए उसकी बीवी के साथ आशनाई है तो जहर इस्तेमाल किया जाता है। रस्सी से गला घोटना बुज़दिलों का या औरत का तरीका है। आमतौर पर तो ऐसा ही देखने में आया है। मेरा दिमाग इसी बात पर ठहरता था कि मोहन कुमार या कामनी का भाई जगदीप को कत्ल करता तो जगदीप की लाश के बहुत से टुकड़े होते। इश्तियाल और गैरत का कत्ल बड़ा जालिमों वाला होता है। मुझको एक और इशारा और एक और रास्ता मिल गया। मैंने राम प्यारी को थाने में ही बिठाए रखा और इससे कामनी के घर का पता और उसके बाप और भाई के नाम मालूम करके कांस्टेबल को भेजा कि वो कामनी को और उसके बाप को और भाई को थाने में लेकर आए। कांस्टेबल को मैंने वर्दी उतार कर जाने को कहा। ये इसलिए कि ताकि किसी को पता ना चले कि उनको थाने लेकर जा रहे हैं। ये तीनों आ गए। मैंने कामनी को अलग करके अपने दफ्तर में बैठा दिया, उसके बाप और भाई को बरामदे में बैठाया। कामनी 17-18 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे पर बहुत घबराहट थी। मैं कुछ देर उसके मुंह की तरफ देखता रहा। उससे उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने उसको ऐसा नहीं कहा कि वो घबराए और डरे नहीं। ये राम प्यारी नहीं थी। कामनी जैसी लड़कियों के साथ तफ्तीश का तरीका कुछ और होता है। कामनी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रात को जब जगदेव तुम्हारे साथ था तो ऊपर से कौन आ गया था? वो खामोशी से मुझको देखती रही। पाप आ गया था? मैंने पूछा। उसने आहिस्ता से दाएं बाएं सर हिलाया। यानी नहीं भाई। उसने फिर पहले की तरह सर हिलाया। तो फिर कौन आ गया था? मैंने पूछा। कोई तो ज़रूर आया था। उसने फिर पहले की तरह बहुत ही आहिस्ता से सर हिलाया। यानी नहीं कामनी, मैंने उसको कहा, कोई लड़की अपने बाप और भाई को कत्ल के जुर्म में नहीं पकड़वा सकती। वो अपनी ज़ुबान बंदी रखेगी, लेकिन मैं तुम्हारे बाप और भाई को पकड़ लूँगा। जगदेव को तुमने बुलाया था, तुम दोनों को इकट्ठे देखा गया है, इसलिए मैंने तुमको, तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई को बुलाया है। मैं तो तुम लोगों को जानता ही नहीं।
मुझको बिल्कुल मालूम नहीं था कि कामनी के बुलाने पर जगदेव गया था या नहीं। मैं बस कयास पर बातें कर रहा था। कामनी के चेहरे पर अब रंग आते और जाते थे, लेकिन वो खामोश थी और मुझको देख रही थी। तुमने उसे बुलाया था ना? वो चुप रही। कामनी, मैंने ज़रा सा झुंझला कर कहा, क्या क्या छुपाओगी मुझसे? क्या तुम जगदेव के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हो? क्या उसने तुमसे शादी का वादा नहीं किया था? मैंने तुम्हारे बाप और भाई को भी बाहर बैठाया हुआ है। मैं उनको हालात में बंद कर दूंगा, फिर जानती हो उनका अंजाम क्या होगा। फांसी। तुमको उनकी लाशें मिलेंगी। अपनी हालत देख लो जो जगदेव बना गया है। फिर क्या करूँ मैं? वो बोल पड़ी। आप ही कुछ बताएं। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है कामनी। मैंने बड़े ही हलीम लहजे में कहा, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि असल मामला हुआ क्या था। तुम्हारे वास्ते कुछ बचने की तरकीब करूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि जगदेव मारा गया है। ऐसे पलीद और पापी को जिंदा नहीं लेना चाहिए। मुझको साफ साफ बताओ, तुम्हारे बाप और भाई को मैं समझा दूंगा कि वो क्या बयान दें। मैं फिर लिख कर दूंगा कि कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा। आप नहीं समझ सकते कि कामनी जिस सूरत हाल में फंस गई थी, इसमें जैसी लड़की का क्या हाल होता है। अगर आप सैलाब में डूब रहे हैं और आपका हाथ नाक पर जा पड़े तो आप ये जानते हुए भी कि ये डस लेगा, आप उसको ही पकड़ लेंगे। शायद यही आपको डूबने से बचा ले। कामनी के साथ मैंने प्यार और हमदर्दी की बहुत सारी बातें की तो उसके भी आंसू बहने लगे। उसने पहली बात यही की कि मेरे बाप और भाई को छोड़ दें, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। फिर किसका कसूर है? मेरा, उसने कहा। उसको मैंने अपने हाथों से ख़त्म किया है। इतना कहकर उसकी ज़ुबान चल पड़ी। वही कामनी जो बोलती नहीं थी उस तरह बोलना शुरू हो गई कि मैं कोई बात पूछने के लिए उसको रोकता था तो वो ज़रा चुप होती थी। कभी उसके आंसू बहने लगते और कभी खुशक हो जाते। कभी वो इतने गुस्से में आ जाती कि उसके दांत ही बजने लगते, और कभी इस तरह बोलती कि जिस तरह लोग नींद में बोलते हैं। मैंने देख लिया था कि ये मामूली लड़की नहीं, ये कत्ल कर सकती है। मैंने उसकी सारी रामलीला सुनी। ये मैं आपको राम प्यारी के बयान में सुना चुका हूँ। उसने वही बयान दिया जो राम प्यारी ने दिया था। फिर उसने बताया कि उसको जगदीप पर किस तरह गुस्सा आया और उसको क्या क्या सोचें आई। आखिर उसने खुदकशी का फैसला किया और इस फैसले के साथ ये सोचकर आई कि वो खुद तो मर ही रही है, अपने जिस्म में एक और जान को अपने साथ मार रही है, तो वो शख्स क्यों जिंदा रहे जिसने उसको धोखा दिया है। उसने जब राम प्यारी को कहा था कि वो जगदेव को कहे कि एक बार उसको मिल ले, तो उसके दिमाग में दो सोचें थी। वो जगदेव को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश करेगी और दूसरी सोच ये कि उसको जान से मार डालेगी। उसके लिए उसने ये तरीका सोचा, उसने औरतों से सुना था। एक औरत ने अपने बदकार खावंद को इस तरह कत्ल किया था कि उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और झटके दे देकर उसको ख़त्म कर दिया। मैंने 2 दफ़ा ख्वाब में देखा कि मैं जगदीप की गर्दन रस्सी में डालकर उसको कत्ल कर रही हूँ। उसने कहा, मैं दिन को भी यही देखती रही थी। आपकी निगाह में मैं मुजरिम हूँ, लेकिन मेरे दिल का हाल कोई नहीं जानता। मुझको उम्मीद नहीं थी कि जगदीप आएगा। मैं अदवाइन की रस्सी हाथ में लेकर खेतों में उस जगह चली गई जहाँ पहले कभी हम मिल चुके थे। उसे भी मौत खींच कर ले आई। मेरी बात सुनने से पहले ही उसने मुझको कहा कि तुमने मुझको किस बात से बुलाया है। मैं तुमको ये कहने आया हूँ कि मुझको फिर कभी ना बुलाना। मैंने उसके पाँव में बैठ कर उसके पाँव पकड़ लिए और रो रो कर कहा कि मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो अपने ही हाथों अपनी जान ले लूँगी। अपने इस बच्चे का ख्याल करो जो मेरे जिस्म में पड़ रहा है। उसने मुझको पाँव की ठोकर मार कर कहा, जा बदमाश कहीं की, मालूम नहीं किसका बच्चा पेट में उठाए फिरती हो और मुझको फांस रही हो। ज़मीन से एक चोला उठा जो मेरे सतर तक चला गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उठी और उसके पहलू में हो गई। अब मैं मजलूम लड़की नहीं थी, अब मैं राजपूत की बेटी थी। मेरे हाथ में रस्सी थी। मैंने जिस तरह ख्वाब में 2 दफ़ा उसको कत्ल किया था, इसी तरह रस्सी के दोनों सिरे पकड़ कर रस्सी उसके सर के ऊपर से उसकी गर्दन में फेंकी। वो शराब के नशे में था। उसने एक ही बार कहा कि ये क्या कर रही हो। मैंने बहुत ही तेज़ी से रस्सी को गांठ देकर रस्सी दोनों तरफ खींची। उसके मुंह से खड़खड़ निकली और उसके हाथ अपनी गर्दन पर चले गए। मैंने रस्सी को और भी जोर से खींचा। वो एक तरफ गिरते गिरते औंधा हो गया। मैंने उसके सर पर एक पाँव रखकर ज़ोर ज़ोर से झटके दिए। वो तड़प रहा था, फिर उसकी हरकत बंद हो गई। मैंने रस्सी को और खींचा। मेरे दिल पर अब ज़रा सा भी खौफ नहीं था। मैंने उसकी गर्दन से रस्सी खोल दी। वो बिल्कुल ना हिला। फिर मैं अपने घर चली गई। मेरा गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। मैं सो गई। सुबह आँख खुली तो सब कह रहे थे कि हरकिशन लाल के बेटे जगदीप की लाश खेतों में पड़ी है। अब मेरा दिमाग ठीक तरह से सोचने लगा, लेकिन पता नहीं चलता था कि मैं करूं क्या। मैंने भी खुदकशी का इरादा किया हुआ था, वो मेरे दिमाग से निकल गया और मैं इस सोच में पड़ गई कि अब होगा क्या, और क्या पुलिस को पता चल जाएगा कि जगदीप को मैंने ही कत्ल किया है। मैं सारा दिन और सारी रात इसी सोच में पड़ी रही। अब आपका बुलावा आया तो मुझको डर तो लगा,
लेकिन इत्मीनान सा भी हो गया, इसलिए कि जो सोच कल से परेशान कर रही थी वो ख़त्म हो गई है। मैं आपसे बस ये अर्ज़ करती हूँ कि मुझको जहर ला दे, मैं खाकर अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मैं उसको जहर नहीं दे सकता था। मैंने उसके बयान के बाद ये काम किया कि मोहन कुमार को हवालात से निकाला और उसको समझाया कि वो मंदिर में ही रहे। मैं कोशिश करूँगा कि उसके चचा से उसको कुछ दिलवा दूँ। वो कहने लगा कि मैं उसकी बहन बरामद करवा दूँ, रिपोर्ट दर्ज करूँ। मैंने उसको बताया कि मुझको शहादत मिल चुकी है कि उसकी बहन अपनी मर्ज़ी से उसके चचा के मुलाजिम मुसलमान हैदर खान के साथ चली गई है। मुझको कत्ल की तफ्तीश में पक्का सबूत मिला है कि जगदेव को उसकी बहन ने धुतकार दिया था। मैंने उसको ये भी बताया कि जगदेव को किस लिए कत्ल किया है। वो खामोश हो गया और सर झुकाकर चला गया। मैंने कामनी को हवालात में बंद कर दिया और शहादत की बाबत सोचने लगा। ये काम बहुत मुश्किल होता है, इसमें मेरे 4-5 दिन लग गए। इस दौरान जगदेव का बाप हरकिशन लाल मेरे पास आता रहा और वो अपने इकलौते बेटे के गम में तब तक के मरीजों की तरह हो गया था, बात करता और रोता। एक दिन उसने कहा कि मुझको सारी रात नींद नहीं आई। मुझको मौका मिल गया। मैंने उसको कहा कि लाला जी, आपका दिल दुखी है, मैं इसको और नहीं दुखाना चाहता, लेकिन आपकी शांति, इत्मीनान, सुकून के लिए एक बात ज़रूर कहूँगा। इंसान कोई पाप करता है तो उसको खुदा की तरफ से सज़ा मिलती है। आप सोचें कि आपसे क्या पाप हो गया है जिसकी इतनी खौफनाक सज़ा मिली है। मैंने ध्यान दिया कि वो मेरी बात पर ध्यान दे रहा था। मैंने उसको कहा कि सब्र, सुकून हासिल करने के लिए खैरात करें और हरिद्वार जाकर लंबा अरसा इबादत में डूब जाएं। अगर आपके हाथों किसी का हक मारा गया है तो वो भी अदा कर दें। आपका बेटा तो आपको वापस नहीं मिलेगा, सुकून और सब्र मिल जाएगा। उसने मेरी बातों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। बहुत देर बातें करते करते मैंने उसको कहा कि खुदा ने उसको बहुत ज़्यादा दौलत दी है। मोहन कुमार की दुकानों की कीमत उसे दे दे, वरना उसको न जाने क्या क्या सज़ा मिलेगी। और मोहन कुमार उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी करना चाहता है। मैंने उसको ये भी कह दिया कि मोहन कुमार गुंडों और बदमाशों का दोस्त है। ये डर भी है कि उसका बेटा एक औरत के हाथों कत्ल हो गया है और वो मोहन कुमार के हाथों कत्ल हो जाए। मोहन कुमार इसके घर डाका भी डलवा सकता है। अकलौते बेटे के कत्ल ने उसके दिमाग का कुछ और ही हाल कर दिया था। उसने मुझको कहा कि मैं सुलहनामा करवा दूँ और वो मोहन कुमार को रकम दे देगा। मैंने उसी शाम मोहन कुमार और हरकिशन को थाने बुलाया। हरकिशन लाल रकम 7 लाया था और ये 8,000 थी, जो आज के 80,000 के बराबर थी। उसने रकम मुझको दी, मैंने मोहन कुमार को दे दी और उसको कहा कि वो चुप करके चला जाए। वो चला गया। कामनी को 5 साल सजाए कैद दी गई। 6-7 महीने बाद इत्तेफाक से पता चला कि मोहन कुमार की बहन मालती हैदर खान के साथ अपनी मर्जी से चली गई थी और उसने मुसलमान होकर उसके साथ शादी की थी।